आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसमें पिछले 2-3 दिनों के अंदर भारी तेजी देखने को मिल रही है। एक ऐसा सेक्टर या उन सारे स्टॉक्स में जहां पर एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर लगातार उनकी बाइंग की रिपोर्ट्स आ रही है। लगातार ऐसी डील सामने आ रही हैं कि जैसे दुनिया पूरी बदल चुकी हुई है। हम उस पूरे सेक्टर की बात करेंगे, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, आखिर क्या हुआ है और क्यों ऐसा है कि 2016 के भाव पर उस सेक्टर के स्टॉक्स मिल रहे हैं, 2016 की वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग हो रही है। चार्ट के आधार पर क्या बनता है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं और ये का एक बड़ा परिवर्तन क्यों है, क्योंकि इनमें बहुत सारे हैवीवेट स्टॉक्स के नाम आएंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और बाद में लास्ट में वीडियो के मैं अपना पूरा व्यू भी रखूंगा कि मुझे क्या लगता है इन जगहों पर। तो एकदम लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर हैं तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि एक सेक्टर जो काफी गिरावट के बाद अब वहां से एक उछाल देखने की स्थिति में जा रहा है। अगर हम सेक्टर की बात करें उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आखिर एफआईआईज के रुख में इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है। सेक्टर अगर आप देखेंगे तो सेक्टर है आईटी सेक्टर में अगर हम यहां पर ध्यान दें तो पिछले 5 दिनों में, इवन आज के दिन में करीब 4% की तेजी जरूर हुई है, लेकिन पिछले 5 दिनों के अंदर आईटी में करीब 8% तक की तेजी देखने को मिली है। भारत में आईटी स्टॉक्स में ये बहुत बड़ी रैली है जो कि पिछले कुछ दिनों में हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये हुआ क्या है, आखिर जो एफआईआईज आईटी पर लगातार बेरिश थे, पिछले कई सालों से बेरिश थे और उन्होंने इसकी टोटल वैल्यूएशन को 2016 के लेवल पर पहुंचा दिया, वहां पर एकाएक ऐसी क्या बदलाव आ गया है। वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इसी गेम चेंजिंग इवेंट के नाते ही अगर आप पहले तो समझें तो हुआ क्या है कि जो नैस्डैक है वहां पर 18% से ज्यादा की रैली कुछ दिनों के अंदर, 1 से 2 दिनों के अंदर विप्रो के एडीआर में देखने को मिली है और वहां से ये पूरा का पूरा गेम जो है बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। अब अगर हम इस रिपोर्ट के ऊपर आए, सबसे पहले समझें तो हुआ ये है कि यहां पर जो विप्रो है और टीसीएस है, उन्होंने बेसिकली 2 बड़ी कंपनियों के साथ डील करने में सफलता पाई है। और ये डील जो की गई है ये एआई एजेंटिंग को लेकर के है। एआई एजेंटिंग अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ये समझ लें कि एआई की दुनिया में जो अभी जिस एआई को आप यूज करते हैं, जिसको आप चैट जीटीपी कह रहे हैं, क्लॉड कह रहे हैं, गूगल जेमिनी कह रहे हैं, शायद जो ये एलएलएम बेस्ड एआई है ये बहुत कम दिनों का है। नया जो वर्जन आएगा एआई का वो एआई एजेंट्स का होगा। ऐसे एआई जो खुद में आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में सब कुछ कर सकते हैं ऑटोमेटेड ढंग से, एज ए आम आदमी। जैसे आप किसी को अपने यहाँ नौकरी पे रख लो और बोलो कि फलाना काम कर दो, उसी तरीके से वो एआई भी आपके लिए पर्टिकुलर काम जो जनरली डिजिटल्स में होंगे वो कर सकता है। तो आने वाला वक्त जो है एआई एजेंट्स का है। और अब पहली बार इस पूरे 8-9 सालों के दौरान में जिस पर एआई बढ़ रहा था और 2020 के बाद जब एआई बूम आना शुरू हुआ, 2024 के बाद भारतीय बाजारों में भयंकर गिरावट आई और उसी पीरियड में जब दुनिया भर में एआई की बहुत बड़ी बूम देखने को मिल रही थी और भारत पिछड़ता चला जा रहा था, इन सभी परिप्रेक्ष्य के बाद अब पहली बार ये बात सामने आ रही है कि एआई एजेंटिंग में जो पुरानी स्टेब्लिश कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इनके लिए बहुत बड़ा गेम देखने को मिल सकता है। और यही पूरा का पूरा यहां से चेंज हुआ है। 3-4 दिन के अंदर हर एक बात बदल गई है। हर एक रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो इसके परिप्रेक्ष्य में आ चुकी है। गेम शुरुआत होती है आपका एआई एजेंटिंग डील से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो विप्रो ने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं जिनको नहीं दिख रहा होगा तो ये बहुत बड़ा सा मैंने कर दिया है जानबूझ के आपको। विप्रो ने क्या किया है, विप्रो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं तो आपको पता लग जाएगा। विप्रो ने क्या किया है, सर्विस नाउ करके एक कंपनी है, सर्विस नाउ करके कंपनी है, उनके साथ एआई एजेंट को लेकर के एक डील करी है। और ये जो डील है ये बताती है, और इसी डील के बाद 18% ना सिर्फ एडीआर बढ़ा बल्कि ये पूरे के पूरे आपके सेक्टर के लिए बुलिश बात हो गई। और सिर्फ अकेले इसने नहीं किया, इसके अतिरिक्त जिसने किया है वो है आपका टीसीएस। तो टीसीएस ने फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी एआई, अग्रेसिव एआई जनरेटिंग कंपनी है ये, इसके साथ भी इन्होंने डील किया है
और ये जो है मिस्ट्रल एआई करके कंपनी है जिसका टीसीएस के साथ डील हुई है, और इन्होंने एक मिस्ट्रियल फोर्स करके जो है मिस्ट्रल फोर्स करके एक जो है नया यू कह सकते हैं एक नया मॉडल लेकर के आए हैं। ये यहां पर टीसीएस मिस्ट्रल फोर्स जिसका नाम रखा गया है, और ये क्या करेगा, तो ये जो है नए एआई एजेंट डेवलप करेगा, और ये जो नए कस्टम एआई एजेंट्स होंगे ये दुनिया भर के बैंक, फार्मा, रिटेल हर एक जगह पे काम करेंगे। और यहां पर मजबूरी क्यों हुई है कि इनके पास दुनिया को वापस जाना पड़ रहा है, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी या विप्रो जैसी या इंफोसिस जैसी कंपनी के पास क्यों जाने की नौबत आ रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे सिस्टम्स पुराने सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा नए एआई से। ये नहीं संभव है कि वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो जाए, बदला जाए, क्योंकि उसमें फिर अरबों खरबों रुपए का खर्चा होगा। तो एआई को ऐड करना होगा पुराने सॉफ्टवेयर पर, और जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं ये जो है पुराने सॉफ्टवेयर एक एक क्लाइंट बेस अलग अलग हैं। अब ये जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं इसमें सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो इन्हीं के हाथ के बनाए सॉफ्टवेयर हैं या इन्होंने ही उसकी सर्विस प्रोवाइडिंग करी है। इसलिए जरूरी है कि जब एआई एजेंट ऐड किए जाएं तो यही कंपनियां उसमें एआई एजेंटिंग का काम कर सकती हैं, और यहां से ये पूरा का पूरा गेम बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं जिसमें टीसीएस ने मिस्ट्रल के साथ किया और जो है आपका विप्रो ने किया, विप्रो ने जो है आपका विप्रो ने जो किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्विस नाउ काफी बड़ी कंपनी है और ये भी सेम एआई जनरेटिव एआई के लिए या एजेंटिंग एआई के लिए किया गया है। और ये सारी की सारी बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में अब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो हुई है वो चीज अब यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। तो इसके बाद पहली बात है कि अगर हम यहां पर अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो पूरी तरह से बदल गई हैं। वो मॉर्गन स्टैनली जो लगातार भारतीय बाजारों के ऊपर, इवन भारत के एआई के ऊपर तो ये लगातार बेरिश रहे थे, इन्होंने साफ साफ कहा है कि यहां पर अब हाइपर स्केल, ग्लोबल हाइपर स्केल ट्रेड दिखाई पड़ सकता है। और इन्होंने माना है कि 2026 में जो $800 बिलियन का मार्केट है ये 2027 में ही भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो 2026-27 में ये $450 बिलियन का मार्केट है, जो कि अब 2026 से बढ़कर 2027 में तकरीबन 1 ट्रिलियन के ऊपर ले जाने की बात हो सकती है। और जिसका ये मानते हैं कि सीधा भारत के आईटी वेंडर्स का मतलब टीसीएस, इंफोसिस और आपका ये इंफोसिस यही आईटी वेंडर्स हैं, और इनको ये सीधा मानते हैं कि इसका जो है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फायदा देखने को मिल सकता है। वही सेम चीज बैंकों, इंफ्रा, बाकी जगहों पर इनको लगता है कि बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और अब वैल्यूएशन की चर्चा मैं भी करूंगा, लेकिन साथ में आइए जेफरीज इसलिए बहुत फेमस है चूंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा टर्म दिया था, और इन्होंने ये टर्म दिया था कि भारत दुनिया भर में आईटी सर्वनाश की तरफ जा रहा है, महाविनाश हो जाएगा उसका। और इसमें जेफरीज की जिस रिपोर्ट को के नाते ही भारत में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन अब जेफरीज ने भी कहा है कि अब यहां वैल्यू बाइंग बनना शुरू हो रही है, और ये रिपोर्ट कल आई थी जेफरीज वाली, वैल्यू बाइंग की बात ये कर रहे हैं। और इन्होंने ये माना है कि अब जो ये ताजा बदलाव हुए हैं, टेक्निकल शिफ्ट, जिसमें आप कई सारे नई छोटी आईटी कंपनियां जो अमेरिका में एआई एजेंटिंग में जा रही हैं और भारत की कंपनियां जो एआई एजेंटिंग में जा रही हैं, और इसके नाते नीचे आपको एक बड़ी वैल्यू बाइंग की ट्रिगर देखने को मिल सकता है। वैल्यू बाइंग मतलब जब आप फंडामेंटली किसी स्टॉक को खरीदते हैं, वैल्यूएशन की चर्चा मैंने जैसे कहा मैं भी करूंगा क्योंकि ये स्टॉक 2016 के वैल्यूएशन पे हैं, क्या स्थिति बनी और वैल्यूएशन के आधार पर जब आप स्टॉक को खरीदते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप इतना ही समझ लीजिए कि अभी एआई की अच्छी बात हो रही है, भारत के लिए अच्छी बात हो रही है तो बस जाके कल सुबह खरीद लेंगे उसके बाद बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैल्यूएशन के बाद मैं अपनी एक व्यू आपके सामने रखूंगा, वो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहां पर साफ बात है कि आपका नोमूरा पॉजिटिव हो रहा है। अब नोमूरा की जो बात करी है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया है। मैं यहाँ टारगेट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको नीचे की साइड में दिखाई जरूर पड़ रहा होगा, इन्होंने कई सारे स्टॉक्स में मजबूत ऑर्डर बुक, मजबूत चीजों के नाते टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल&टी, कोफोर्ज और कई सारे स्टॉक्स में मैं कल इसकी वापस से चर्चा करूंगा, वहां पर बड़े टारगेट्स भी इन्होंने दिए हैं। और इनका भी मानना है कि जो जनरेटिव एआई का सेक्टर है, यहां पर भारतीय कंपनियां अब काफी बेहतरी दिखा सकती हैं। जनरेटिव एआई में तत्कालिक जो है आवश्यकताएं भारत की कंपनियां पूरा कर सकती हैं, और 2030 तक भारत जो है 100 बिलियन के ऊपर एआई सर्विसेज लेके जा सकता है, और भारत की स्थिति इसमें काफी बेहतर हो सकती है। ये वो एफआईआईज हैं जो आज से मात्र 5 दिन पहले तक भारत के आईटी कंपनियों पर बेरिश चल रहे थे,
मात्र 5 दिन पहले तक माना यह जा रहा था कि भारत की एआई कंपनियां खत्म हो जाएंगी, भारत में तो कोई एआई कंपनी है ही नहीं, अलग अलग बातें की जा रही थी और मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर, मात्र 2 से 3 डील के अंदर सारा गेम बदलता दिख रहा है, सारा बातें बदलता दिख रहा है। क्या ये एफआईआईज इसलिए रिपोर्ट्स ला रहे हैं कि उनको अच्छे वैल्यूएशन मिल पाए और वो वापस से एग्जिट कर पाए, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन या फिर ये सच में एक मौका है यहां पर निवेशक के रूप में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि यहां पर लोगों के व्यू में या बड़े एफआईआईज के व्यू में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अब इस परिवर्तन को हम देखेंगे वैल्यूएशन के ऊपर। तो पहली चीज है, ये परिवर्तन क्यों हुआ, बड़े जो है आपके डील्स हुई और उसके बाद एक रुख में परिवर्तन है। एफआईआई इस तरह के परिवर्तन 2 संदर्भों में करते हैं। एक बात, जब वो सच में बाइंग करना चाहते हैं, दूसरा जब वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं। अब ये ट्रैप है या ये बाइंग करने का बात है, वो अलग चीज है। लेकिन वैल्यूएशन सच बात यह है कि 2016 के लेवल पर तो पहुंच चुकी है। अब अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करोगे 2016 से 2026 के बीच में, अब यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंडियन आईटी इंडेक्स जो कि तकरीबन 16 से 20 के पी वैल्यूज पे ट्रेड करता था, 2021-22 में इसकी पी वैल्यू में और बड़ा कर दे रहा हूं, कुछ लोगों को शायद ना दिख रहा हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2016-17 में जो 16-17 की पी वैल्यू पे पूरा का पूरा इंडेक्स ट्रेड किया करता था, 2022-23 में इसकी पीक वैल्यू तकरीबन 37 की पहुंच गई थी। ये वापस से घट करके आज जब हम बात कर रहे हैं करंट अवस्था, जबकि मार्केट नीचे से 7% बढ़ चुकी है, उसके बाद क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स मैंने निकाले हैं, तब ये 20.3 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 2016 की रेट पर हमारा कंप्लीट इंडेक्स आ गया है। अगर हम 3 दिन पहले के भाव पे निकालेंगे तो करीब 19 के आसपास का वैल्यू निकल रहा है मोटा मोटी। यानी 3 दिन पहले जब बाइंग शुरू हुई है, अभी आज सबसे बड़ी बाइंग होने लग गई है, जबकि आज 5% आपका आईटी इंडेक्स भाग गया है। वहां पर उस इंडेक्स में भी हम यहां पर सस्ती वैल्यूएशन पर हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ये है इंडेक्स की वैल्यू, करीब 7% आपका इंडेक्स पिछले 4-5 दिनों में बढ़ा है, जिसमें से आज अकेला 4.5% इंडेक्स आपका भागा है। तो अब ये उसी वैल्यूएशन पे है। इसके बाद अगर टीसीएस की बात करें, 17-18 की फॉरवर्ड अर्निंग यानी पी पे ट्रेड करता है, 34 की पी तक गया था, आज वापस से 17 की पी है, जबकि स्टॉक 5% ऊपर है। इंफोसिस 17 की पी से वापस से 17 के पी पर है और विप्रो 16 के पी से वापस से 16 के पी पर है। तो बात तो साफ है कि 2016 की जगह पर हम पहुंच चुके हैं। और वो क्यों? ताकि एआई का डर था और भारतीय एआई भारत की जो आईटी कंपनियां हैं, परंपरागत कंपनियां हैं, उनको बहुत ज्यादा लोअर वैल्यूएशन पर देखा जा रहा था। इसी नाते आपको ये बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब मुद्दा ये है, 3 बातें हमने समझ ली अब तक। एक, वैल्यूएशन तो अभी काफी सस्ता हो गया था, ये बात तो सही है। एफआईआईज की तरफ से एक बार नहीं, अब कई बार थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव बातें की जा रही हैं। एफआईआई इस तरह की बातें 2 संदर्भ में करते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रैप करते वक्त, और दूसरा जब उन्हें सच में खरीदना है। अगर वो सच में खरीदेंगे तो वैल्यूएशन यानी स्टॉक के प्राइसेस तेजी के साथ ऊपर जा सकते हैं, मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर वो सच में नहीं खरीदेंगे तो ये रिपोर्ट्स के 1-2 दिन 3 दिन के बाद इसके असर आपको कम होते दिखाई पड़ेंगे और अगेन जो ये बाउंस आए हैं पिछले 4-5 दिनों में और इवन मोटा मोटी आज जो आए हैं, इसके बाद वापस से आपको 2-3 दिनों के बाद वापस से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये देखें कि आने वाले वक्त में क्या सेलिंग स्टार्ट होती है 1 से 2 दिन में। अगर वो नहीं होती है या कहीं ना कहीं स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके बाइंग बनी रहती है, तो वो ये सिग्नल देगा कि हमें यहां पर एफआईआई की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। दूसरी बात, एफआईआई की बाइंग के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, मोस्ट लाइकली जल्द से जल्द आ जाऊंगा, कि एफआईआई किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं वो हम कैसे जाने। एफआईआई की जो बाइंग होती है उसको ऐसा नहीं को छुपी होती है, लेकिन जनरली एफआईआई की बाइंग पर लोग ध्यान नहीं देने की कोशिश करते हैं या वीडियोस में बताते नहीं है। मैं आपके सामने जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें साफ समझ में आएगा कि एफआईआई कहां बाई कर रहे हैं, उसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो उस माध्यम से भी हम वो डिकोड कर सकते हैं कि क्या वहां पर पैसा जा रहा है, लेकिन उसके लिए मिनिमम हमको 15 दिन का समय लगता है, यानी चूंकि डेटा 15 दिन लेट रहता है। बट मोटा मोटी अगर 15 दिन, अगले 15 दिनों तक बाइंग रही और फिर वो डेटा में वो चीजें दिखने लग जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बाइंग आने लग गई है। अदरवाइज क्या हो जाएगी, सेलिंग आने लग जाएगी और उस केस में फिर बाजारों में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में या उन पर्टिकुलर सेक्टर में आपको, यानी आईटी की हम बात कर रहे हैं तो आईटी में फिर से आपको गिरावट दिखेगी और वो कहानी होगी कि वो ट्रैप है। तो ट्रैप
है या मौका है, इसको अभी हम थोड़ा समझेंगे, लेट तक जानेंगे में थोड़ा सा 8-5-7 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर ये तेजी बनी रहती है तो आपको वो फायदा मिल सकता है, या यूं कह सकते हैं फिर वो मौका मिल सकता है, जिसका क्लियरिफिकेशन अगले 5-6 दिनों के अंदर मैं एक नए वीडियोस के साथ आऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। अब यहां पर अगर देखें तो क्या क्या ये मौका है या क्या वैल्यू बाइंग करना, जैसे कि कई लोग के मन में आया होगा कि यार मन में लड्डू फूट रहा है कि भाई अब तो देखो 16 के भाव पे आ गया, सिर्फ ये बात मान लेना कि यार 2016 के भाव पे आ गया तो ये चीज सस्ती हो गई, यानी सस्ती मिल रही है, तो क्या सिर्फ सस्ता होना किसी भी स्टॉक को बाई करने योग्य बना देता है? नहीं। कोई भी स्टॉक सस्ता क्यों है, पहला तो प्रश्न आपका यह होना चाहिए। कोई भी इस देश में, कोई भी इस दुनिया में, कोई भी निवेशक, कोई भी ट्रेडर मूर्ख तो नहीं है, सारे समझदार हैं, सारे समझदार हैं, सारे दुनिया को समझते हैं, सारा सब कुछ समझते हैं। अगर सब कुछ समझते हैं तो वो किसी भी चीज को अगर कोई बेच रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसे जब लोग कहते हैं ना कि जब कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, लेकिन अगर लगातार वो स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है मतलब सेलर हावी है। कोई चीज अगर लगातार सस्ती होती जा रही है इसका मतलब वहां मोमेंटम नहीं है, वहां पर सेलर हावी है। तो आईटी तो इसी जोन में है कि जहां पर लगातार सेलर हावी है। अब ये तो सबको पता था कि आईटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, ये आज जो मैं बात बता रहा हूं ये भी आने वाले वक्त में सबको समझ में आ जाएगी। तो अब जरूरी नहीं है कि जहां वैल्यूएशन सस्ती हो सिर्फ उसके नाते बाई किया जाए, क्योंकि यह बात धोखे के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर आप इसके पहले के कुछ हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिनकी वैल्यूएशन सस्ती रही वो हमेशा तेजी बनाकर पैसा दिए। सबसे बड़ा एग्जांपल वैल्यू बाइंग के बारे में, ग्लोबल बाइंग के बारे में दुनिया में किया जाता है नोकिया को। मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगता है इस एग्जांपल को रखना, क्योंकि इसको हम सब ने यूज किया है। नोकिया का फोन 2000, 2004, 5, 6, 7, 8 सब लोग के हाथों में हुआ करता था। नोकिया देश दुनिया का सबसे बड़ा फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी था। उसके बाद क्या हुआ, 7-8 के बाद क्या हुआ, 7-8 के बाद क्या हुआ कि स्मार्टफोन आना शुरू हो गए। 2008 मान लेते हैं, तो 2008 के बाद धीरे धीरे करके स्मार्टफोन आना शुरू हो गए। स्मार्टफोन जब आने लग गए तो कंपनी का भाव घटने लग गया, और साफ आपको समझ में आएगा कि कंपनी का भाव एक समय ऐसा आया, इसकी पी वैल्यू की बात करिए तो इसका एक समय ऐसा पी वैल्यू आ गया था इसका कि उस केस में आप यहां पे ये पी वैल्यू इस तरह से गिर गया कि पी वैल्यू इसकी सिंगल डिजिट में आ गई थी, यानी 8-9 की पी वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी भी इंफोसिस बाकी तो 16 पे कर रहा है ना, ये तो 7-8 की वैल्यू पर आ गया था। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने यहां पे वैल्यू बाइंग करी। उसके बाद उन्होंने क्यों करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये एक दिग्गज कंपनी है, मोबाइल कंपनी रही है और ये भी अपने आप को स्विच कर देंगे, स्मार्टफोन में आ जाएंगे। इन्होंने भी लुमिया सेक्शंस लॉन्च किए, आपने नोकिया के लुमिया वाले फोन देखे होंगे, वो आए। उसके बाद वैल्यूएशन में थोड़ा जंप भी आया, लोग एंट्री करे, लेकिन ये कंपनी नहीं टिक पाई और ये वैल्यूएशन धीरे धीरे करके नीचे गई, और अंत में क्या हुआ कि ये कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हुई और कंपनी खत्म हुई। तो वैल्यूएशन बाइंग हमेशा सही होती है? शायद नहीं। दूसरा, वैल्यूएशन बाइंग एक लंबा गेम होती है, याद रखिएगा। मैं भारत के संदर्भ में आता हूं, 2015-2020 का समय, इवन अगर आप 2014 के पहले से भी देखोगे तो 2014 से 2020 तक का जो समय था, यह समय था जिसमें पीएसयू नाम की चीजों में कोई भाव नहीं बढ़ता था, भाव बढ़ते ही नहीं थे। पीएसयू बैंक का यहां पे एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में यहां पर भाव नहीं बढ़ता था। क्यों नहीं बढ़ता था? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत है और वो नहीं बढ़ता था। 2020 तक, इवन उस दौर में जब 2014 से 2020 तक अगर हम केवल बैंकों के एग्जांपल लें, पीएसयू बैंक का एग्जांपल लें, तो पीएसयू बैंक्स को बहुत लोग इसलिए खरीदते थे कि ये वैल्यू बाइंग है, वैल्यू बाइंग है, खरीद लो खरीद लो। 6-7 साल तक खरीदते रहे, स्टॉक के प्राइसेज ऊपर नहीं गए। कब गए? जब 2021-22 के बाद भारत में एक नया कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुआ। भारत में नया कैपेक्स साइकिल कब हुआ? जब 2022 के बाद नया कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुआ। 2021-22 के बाद सरकार ने बहुत सारे एनपीओ को हटा दिया, बहुत सारे लोन माफ कर दिए, और कंपनियों, जो बैंक्स थे, उनकी बैलेंस शीट जो है उसके नाते क्या हुई? सुधर गई, अच्छी बन गई। चूंकि बैलेंस शीट अच्छी बन गई, उसके बाद क्या हुआ? वापस से स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने लगे। तो वो जो वैल्यू बाइंग आप कर रहे थे 2014 से लेके 2021 तक भी अगर आप बोलो, तो उस पीरियड में स्टॉक नहीं चले। कब चले? 2022 के बाद चले। तो वैल्यू बाइंग एक अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है। वैल्यू बाइंग के अपने थ्रेट हैं, नोकिया का केस यही बताता है। वैल्यू बाइंग बहुत लंबे समय तक आपको फंसा के रख सकती है, ये बहुत लंबा गेम हो सकता है। तो सिर्फ ये सुनकर के कि कोई चीज 2016 के भाव पे चली गई है ले लेना है, शायद नहीं।
शायद वो 2016 की वैल्यूएशन अभी क्या मालूम है आपको 2036 तक भी उसी वैल्यूएशन पे आप काम करते रह जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल सामने हैं और एग्जाम्पल यही नहीं रुकते हैं। 2000 अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर का एग्जांपल लूं, ऑटो सेक्टर का टाटा मोटर, आप इसको अगर हिस्ट्री जाके उठा के देखेंगे तो टाटा मोटर के साथ भी यही हुआ। 2016 में 500 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता था, 2020 आते आते 70 आ गया। 70 रुपए से स्टॉक जब दुनिया भर में तेजी हुई 2020 के बाद, तो आपको मालूम होगा 2020 के बाद दुनिया भर में तेजी आई। तो 2016 से 2016 में जो स्टॉक 500 रुपए का ट्रेड होता था वो आ गया 2020 में 70 रुपए का, तो भयंकर गिरावट हुई। वैल्यू बाइंग तब भी माना जाता था 2016 में भी टाटा मोटर को, और 2020 में चूंकि मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो गई तो वहां पे स्टॉक ये भी घट गया। वहां से स्टॉक बढ़ करके फिर कोई 1000 रुपए की रेंज तक भी गया था जहां तक मुझे ध्यान आता है, और वहां से स्टॉक फिर घट के 300-350-400 रुपए की रेंज में चला गया। तो वैल्यू बाइंग बहुत सारे लोग टाटा मोटर को भी मानते रहे हैं कि ये ईवी सेगमेंट में बढ़ जाएगा, ये बड़ा कर जाएगा, चाइना में इनकी ग्रोथ आ जाएगी, यूरोप में इनका जगुआर ज्यादा बिक जाएगा, लेकिन अंततः वो चीजें नहीं होती हैं। फिर वही कहानी है कि ये भी एक वैल्यू बाइंग का एक ऐसा एग्जांपल है। एकेडमिकली मैं ट्रेड के रूप में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू बाइंग में ऐसे रियल टाइम एग्जांपल्स भी हैं, टाटा मोटर जैसे एग्जांपल भी हैं, पीएसयू बैंक जैसे एग्जांपल भी हैं, और नोकिया जैसे एग्जांपल भी है जो खत्म हो गई। तो खत्म भी हो सकती हैं कंपनियां। आप वैल्यू बाइंग करते वक्त बहुत लंबा समय का गेम आपको खेलना पड़ सकता है कि आप 6 साल 8 साल तक देखते रह जाएं, और ये भी संभावनाएं बनती हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा हाइपर मोमेंटम टाटा मोटर जैसा देख ले जाएं। और चौथी बात जो बनती है वो ये भी बनती है कि आप वैल्यू बाइंग करें और पता लगा एफआई का साथ आपको मिला और एकाएक करके मोमेंटम आने लग गया। तो देखिए, दो बातें आपको यहां करनी पड़ेंगी। आपको स्टॉक को चार्ट पे जोड़कर देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप बात करें तो आईटी स्टॉक्स के चार्ट मुझे कोई खास पसंद नहीं आते हैं, तो मेरा यहां पर चार्ट के हिसाब से कोई बहुत मूवमेंट अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आती। वैल्यू बाइंग के आधार पर एक लंबा समय का होराइजन हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। डेटा मैंने जैसे कहा 7 से लेकर 15 दिन में और चेंज होने लग जाएंगे, हमें और समझ आने लग जाएगा क्या हो रहा है। तो ट्रेड की भूमिकाएं तो बन सकती हैं, बट शायद निवेश के लिए उतनी प्रॉब्लम रहेगी। वो बात, अगर आप बहुत लंबा गेम खेल सकते हैं तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर आप मोमेंटम प्लेयर हैं और अगर मोमेंटम आप नहीं देखते हैं तो फिर आप बाजारों में जल्दी जल्दी करके पैसा नहीं बना सकते हैं, आपका पैसा हमेशा कम बनेगा। तो हमेशा जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि स्टॉक को आप मोमेंटम पर यानी चार्ट के आधार पर भी देखें, साथ में खबरें यानी न्यूज के आधार पे भी देखें, और साथ में उसकी वैल्यूएशन भी थोड़ी अच्छी हो जाए तो और भी अच्छा है। तो तीनों फैक्टर्स में सिर्फ वैल्यूएशन वाला पॉइंट ठीक हुआ है, बट अभी मोमेंटम नहीं है और अभी न्यूज थोड़ी थोड़ी करके पॉजिटिव हो रही है, और डेटा अभी हमारे सामने इसका कोई खासा पॉजिटिव नहीं है। अगर डेटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 10 से 12 दिन के बाद क्लियर होने लग जाएगा, वैल्यूएशन फ्रंट पर ओके है स्टॉक, तो फिर धीरे धीरे करके न्यूज ओके है, तो 4 में से 3 चीजें तब ओके हो जाएंगी और उस केस में ये बेहतर हो जाएगा। अभी तक 4 में से 2 चीजें ही इसकी ओके हो पाई हैं, बाकी अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से तो लंबा खींचना पड़ेगा। मोमेंटम अगर आने लगा और एफआईआई यहां पर अगर आने लग जाते हैं डेटा वाइज, वो हमें समझ आने लग जाएगा जैसे करके, तो फिर ये अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज ये ट्रैप हो सकता है। तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या है, ये ट्रैप है, ये मौका है, या ये क्या चीजें आपको धोखा देने वाला है। आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं। मैंने पूरी खबर को, रिपोर्ट्स को जो एफआईआईज की थी वो आपके सामने रख दी, हिस्ट्री भी बता दिया, जो 2016 की वैल्यूएशन है वो भी बता दिया, और वो भी कहानी बता दी कि ये पूरा वैल्यूएशन का चेंज आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही एकाएक क्यों हुआ है। क्या आप इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो वो भी बताइए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो का आधार पर इनमें से किसी भी स्टॉक्स में प्लीज बाई या सेल आप ना करें, केवल और केवल अपना अध्ययन करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मदद लें। ये वीडियो का डिस्क्लेमर रहेगा, इसका यूज केवल और केवल एजुकेट होने के लिए कीजिए और रिपोर्ट्स को समझने के लिए कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल इस वीडियो में। अगर आपको कमेंट कीजिएगा, अगर आप वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।